हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे शैशवावस्था की, क्योंकि पिछले लाइव क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी बालक के विकास अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। इस संदर्भ में पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था और हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था उसके पहले के वीडियो में कि बालक के विकास की दिशा में कौन कौन से सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं, विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मैं लाइव नहीं हूँ इसलिए आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, हालांकि जब आप वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हवलाक ने शैशवावस्था के संदर्भ में समय का विभाजन किया है। हवलाक महोदय ने शैशवावस्था का समय क्या बताया है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक शैशवावस्था का समय होता है, इस विषय में आप लोग कमेंट करके बताना है। कि हम लोग पिछली क्लास में गर्भावस्था के विषय में पढ़ चुके थे और वहाँ हमने चर्चा किया था कि गर्भावस्था के अंतर्गत 3 उप अवस्थाएँ होती है, डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। प्रयास ये करते हैं कि वहीं से जोड़ते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर गर्भावस्था की बात की जाए, किसकी बात की जाए, गर्भावस्था की बात की जाए और इसके समय काल की बात की जाए तो आपने पढ़ा था कि ये जो गर्भावस्था होती है ये गर्भ धारण से लेकर के कहाँ तक होती है, जन्म तक का। नोट कीजिएगा, गर्भावस्था का जो समय होता है गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक, या हम कह लें कि 9 माह 10 दिन तक, 9 माह 10 दिन तक आपके इस गर्भावस्था का समय होता है। इस गर्भावस्था के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने 3 उप अवस्थाओं का विभाजन किया है, या हम कह लें कि गर्भावस्था को 3 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है वो, एक को हम कहते हैं डिम्बावस्था, क्या कहते हैं, डिम्बावस्था। दूसरे को हम क्या कहते हैं, पिंडावस्था, और तीसरे को हम कहते हैं भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। समय के अनुसार देखा जाए तो ये गर्भावस्था गर्भ धारण से लेकर के और जन्म तक के लिए होती है, या कह लें कि गर्भधारण या निषेचन से लेकर के 9 माह 10 दिन का समय जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था। दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें, यह भी कह सकते हैं कि जितने समय तक एक बालक, एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है, माँ के उदर में रहता है, उस समय को हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था कहते हैं। उस गर्भावस्था के संपूर्ण समय को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया, डिम्बा, पिंडा और भ्रूणा। डिम्बावस्था का जो समय बताया गया, नोट कीजिएगा कि यह है निषेचन से लेकर के, कहाँ से, निषेचन से लेकर के 2 सप्ताह तक, यानी कि निषेचन के दिन से लेकर के 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिम्बावस्था कहते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था आती है और उसमें हम देखते हैं कि 14 दिन से लेकर के, कहाँ से, 14 दिन से लेकर के कहाँ तक के लिए, 56 दिन तक का समय। 14 दिन से लेकर के 56 दिन तक के समय हम क्या कहते हैं, हम पिंडावस्था कहते हैं। और तीसरी जो अवस्था होती है माँ के गर्भ में जो सब स्टेज होता है वो सबसे बड़ा होता है भ्रूणावस्था, क्योंकि 56 दिन से लेकर, ध्यान दीजिए बेटा, 56 दिन से लेकर के 280 दिन का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। उम्मीद करते बेहतर समझ रहे होंगे आप लोग। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गर्भावस्था की उप अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण उप अवस्था कौन सी होती है, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, तो आप बताएंगे कि ये जो पिंडावस्था होती हैं ये गर्भावस्था की तीनों उप अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों भाई, पिंडावस्था ही क्यों महत्वपूर्ण है, डिम्बावस्था या भ्रूणावस्था क्यों नहीं महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि इस डिम्बावस्था में बालक के अंदर किसी प्रकार की किसी अंग का निर्माण नहीं होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि बालक के अंग निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था में चलती है, तो आप कहें कि ये जो पिंडावस्था है यहाँ बालक के शरीर के समस्त प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। अपने हाथ की बात कर लें, पैर की बात कर लें, या शरीर के जो भी अंग हैं उन समस्त प्रकार के अंगों के निर्माण की प्रक्रिया ये 14 दिन से 56 दिन के मध्य संपन्न हो जाती है। यानी कि जो आज हम अपनी लंबाई देख उसमें कहते हैं कि हाथ 2 फीट का है, 2.5 फीट का है, उस 2.5 फीट के हाथ की जो नींव पड़ी थी, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वो कहाँ से था, 14 दिन से 56 दिन के मध्य में था। इसलिए अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक के अंग निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है, किस अवस्था से, तो आप कहेंगे कि गर्भावस्था के अंतर्गत जो दूसरी उप अवस्था होती है पिंडावस्था, वहाँ पर बालक के अंग निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस पिंडावस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर के जो बाल निकलते हैं,
शरीर में जो बाल होते हैं उन बालों के निकलने की प्रक्रिया भी कहाँ से आरंभ होती है? आप देखेंगे कि वह भी पिंडावस्था से। क्यों भाई? अक्सर देखा गया है कि बालक जन्म लेता है तो उसके सिर में बाल होते हैं। कभी कोई गंजा बालक नहीं देखा होगा आपने, देखा है? कभी कभी तो बालक ऐसे भी होते हैं कि उनके बाल हैं वो अपेक्षाकृत अधिक बड़े होते हैं, उसके पीछे हार्मोन्स और बहुत सारी बायोलॉजिकल चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन जो बाल निकलने की प्रक्रिया है वो इसी पिंडावस्था से आरंभ होती है। मैंने केवल 2 बिंदुओं से इस पूरे पिंडावस्था को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास। एक तो यह कि अंग निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? पिंडावस्था से, और दूसरा जो शरीर के बाल निकलने की प्रक्रिया है वो कहाँ से? वह भी पिंडावस्था से। एक और चीज नोट कीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि व्यक्ति या बालक के दांत कहाँ से निकलते हैं, तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि जो शिशु होता है, नवजात शिशु होता है, 7-8 माह में उसके दांत निकलने आरंभ होते हैं, पर ये सर्वथा गलत है। 7-8 माह में किसी बालक के दांत निकलते नहीं हैं। 7-8 माह में तो बालक के दांत दिखाई पड़ते हैं। क्या होते हैं? दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि निकलने और दिखाई पड़ने में क्या है, अंतर है। जैसे अभी आज ही देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के सापेक्ष परिणाम घोषित किया गया। आज अभ्यर्थियों ने अपना परिणाम चेक किया होगा। वो परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है कि कौन 150 में से 110 पाया, 90 पाया, लेकिन उस 90 पाने के लिए उसने प्रयास कहाँ से स्टार्ट किया होगा और कितनी उसने मेहनत की होगी, ये कभी दृष्टिगोचर दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो दांत निकलने की प्रक्रिया है ना, ये भी कहाँ से आरंभ होती है? पिंडावस्था से। लेकिन जो दिखाई पड़ती है वो कहाँ पर दिखाई पड़ती है? वो आकर के जन्म के बाद 7-8 माह में दिखाई पड़ती है। कोई डाउट? अगर कोई समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपकी इस समस्या का समाधान कर दिया जाए। छोटा सा एग्जाम्पल, हमारे दांत जो है आप देखते बहुत छोटे हैं। जिस अनुपात में जन्म हुआ है, जन्म के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसी अनुपात में दांत बढ़ते चले जाएं तो रामायण काल की जो सुरसा को हम लोग ने देखा था, शायद उससे भी बड़े दांत हम लोगों के हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दांतों के जो बढ़ने की प्रक्रिया है वो अत्यंत ही मंद हुई। इसलिए कहा गया कि जो दांत निकलने की प्रक्रिया है, बाल निकलने की प्रक्रिया है, अंग निर्माण की प्रक्रिया है, ये कहाँ पे संपन्न होती है? ये पिंडावस्था में ही संपन्न होती। लेकिन अभी तीसरी उपावस्था बची हुई है जिसको हम भ्रूणावस्था कहते हैं। और प्रश्न पूछा जाए कि माँ के गर्भ में सबसे लंबी अवधि की कौन सी अवस्था होती है, तो आप कहेंगे कि भ्रूणावस्था। इस अवस्था में बालक के जितने अंगों का निर्माण हुआ होता है उन समस्त अंगों का विकास होता है, न कि किसी अंग का निर्माण होता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अब आज का टॉपिक, क्योंकि अभी तक तो हम आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे थे। आज के टॉपिक की अगर बात की जाए तो आज हम लोग बात करेंगे बालक विकास की पहली अवस्था की, जिसको हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे। समझने के साथ साथ जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप कमेंट कर चलेंगे। ध्यान दीजिए कि अगर वीडियो देखते समय आपके वीडियो के बीच में कोई ऐड आता है तो आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि उस ऐड को स्किप ना करें, थोड़ा सहयोग करें। उस ऐड को देखते हुए आप आगे वीडियो आने तक की प्रतीक्षा करें। किसी भी परिस्थिति में ऐड को स्किप ना करें। थोड़ा सा आपका हो सकता है 1-8 MB का डाटा कंज्यूम हो। आप चाहें तो हमसे कभी आकर क्लास में हॉटस्पॉट ले लीजिएगा, लेकिन आप उसको स्किप बिल्कुल ना करें, देखते रहें। और ये भी देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं, वह आपके लिए लाभदायक हैं, तो भाई जब भोजन अच्छा पकता है, ग्रहण करते हैं, सुख आनंद की अनुभूति होती है, तो हम कहते हैं कि माँ आज खाना बहुत बढ़िया बना है। अगर आप वीडियो देखते हैं और ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो जरा बताइए इसको कहने में क्या संकोच कि नहीं उत्कृष्ट एकेडमी के वीडियोस वास्तव में उत्कृष्ट होते हैं। इसको कहने में और लोगों को बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आपको उस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप जिस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं वो संस्थान ऐसा है कि विषम परिस्थितियों में, लॉकडाउन के समय में, जब संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देश हमारा प्रदेश, हमारा जनपद इस वैश्विक महामारी से और उस जनपद का प्रत्येक नागरिक इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, ऐसी विषम परिस्थितियों में हम आपके लिए क्लास उपलब्ध कराते हैं।
आप ध्यान दीजिए, अभी गौर कीजिएगा कि हमारा संस्थान हमारा वीडियो जो जारी कर आप लोगों के लिए वैसा नहीं है। 3 क्वेश्चन आके हम सॉल्व करा देंगे और कह देंगे कि ये सुपर टेट के लिए क्लास है, ये यूपी टेट के लिए क्लास है, सी टेट के लिए क्लास है। क्लास देने का मतलब होता है कि उस क्लास में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाए, आपका शिक्षक से एक टॉपिक पे बात करे, आप कुछ क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, उसको सॉल्व करा देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया, इसके 4 विकल्प पे बेटा कौन सा सही होगा, ए वाला सही हो जाएगा। तो क्यों गुमराह करते हैं आप? मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, कह सकते हैं कि हम वो हैं जो निस्वार्थ भाव से भी आज के आपके लिए वीडियोज लेकर आ रहे हैं। जब क्लासेस चल रही होती, अगर उस दौरान क्लासेस हम आपको देते तो ये हो सकता है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप में फीस पे करते हैं, इसलिए आपको हम वीडियोज़ देते हैं। अभी देखिए, हमारा कोई प्रत्यक्ष लाभ आपके द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। लाभ क्या है कि यदि आपका कोई भी विद्यार्थी हमसे लाभान्वित होता है तो निकट भविष्य में वो केवल इतना कहेगा हमारे सपोर्ट में कि उत्कृष्ट एकेडमी के जो वीडियोस थे, जो वहाँ के टीचर्स ने मेहनत की थी, वो हमारे लिए उपयोगी हो। यदि इतने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, विषम परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है कि कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि उत्कृष्ट एकेडमी बेहतर है। अगर है तो आप पूरे अभिमान के साथ कह सकते हैं दूसरे लोगों से कि आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज हम पहला टॉपिक लेंगे शैशवावस्था, बाल विकास की अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। मैं बता दूं कितने लोगों के लिए वीडियो उपयोगी होगा। अगर कोई यूपी टेट आने वाले समय में देगा तो उसके लिए तो रामबाण है बिल्कुल वीडियो। अगर आप सी टेट की तैयारी करते हैं तो वहाँ के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान, बिहार, MP किसी के लिए भी तैयारी करते हैं, अगर आप B.Ed करें प्रथम वर्ष में है तो वहाँ भी उपयोगी होगा, DLED के प्रथम वर्ष में है तो वहाँ भी उपयोगी होगा, आने वाले समय में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जाएगी उसमें भी उपयोगी होगा। यदि ये कहें एक तीर से कई निशाना आप लगा रहे हैं तो कई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज का वीडियो ऐसा है, मानव विकास जो पहली अवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। और आज हम उसी के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हम किस परिस्थिति में थे, जिसको शायद बता पाना मुश्किल होता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे कि जब हमारा आपका जन्म हुआ था तो वास्तविक स्थिति क्या थी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक माता पिता भी शायद अपने बच्चों के संदर्भ में नहीं जान पाते हैं। बाल विकास पढ़ करके आप उन चीज़ों को जानते हैं और एक अध्यापक के रूप में जब आप क्लास में उपस्थित होते हैं तो अपने छात्रों को बेहतर ढंग से उसकी सहायता से समझ पाते हैं। आज उसी में शैशवावस्था की बात करेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि शैशवावस्था के समय विभाजन को लेकर के कई सारे मतभेद हैं। यदि आप रश महोदय के अनुसार देखेंगे तो पिछली वीडियो में चर्चा किया कि मानते हैं कि 0 से लेकर के 3 वर्ष का समय ये शैशवावस्था होता है। अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट से सीटेट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि शैशवावस्था का समय 0 से 2 वर्ष बताया गया है। दूसरी तरफ अगर आप यूपी टेट के लिए भी देखते हैं, निकट भविष्य में उसकी तैयारी करते हैं, तो यूपी टेट कहता है कि शैशवावस्था का जो समय होता है 0 से 6 वर्ष का होता है। यानी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक बालक की जिस अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। अगर हल्लाक महोदय के अनुसार देखेंगे तो हल्लाक महोदय कहते हैं कि जन्म से लेकर के 14 दिन जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण कोई अवस्था है तो शैशवावस्था है। इसको हम क्या कहते हैं कि सीखने का आदर्श काल होता है। अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अगर सीखना है वास्तव में आपको शैशवावस्था में चले जाना पड़ेगा। आपको ऐसी अनुभूति लानी होगी कि हमारा जो मस्तिष्क है बिल्कुल सादे कागज के समान है, जिस पर जिस भी वस्तु को हम देखते हैं उसकी अमिट छाप पड़नी चाहिए। अमिट का मतलब जो कभी ना मिटे। क्या लगा हुआ, अविनाशी लगा हुआ है कि कभी ना मिटे। ऐसी छाप पड़े जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि जीवन में कई सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आजीवन हम नहीं भूल पाते हैं। कोई ऐसी बातें होती हैं जो हमें निरंतर चुभती रहती हैं। कुछ ऐसे किस्से, कहानी, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटित हो जाती हैं जिनको हम चाह कर भी नहीं भूल पाते। तो अगर आपको अधिगमकर्ता बनना है, अगर आपको सीखना है तो वास्तव में आपको जिस समय आप सीखने की मुद्रा में हों, अपने आप को बिल्कुल प्योरीफाई करके विशुद्ध रूप में आप स्वयं को प्रस्तुत करें। और उस समय जो आप सीखेंगे ये आप मान लीजिए कि निकट भविष्य में कभी भी वो आपसे अलग नहीं हो पाएगा।
बात करें शैशवावस्था की, वर्ष में 0 से 3 वर्ष मानते हैं, सीटेट में 0 से 2 वर्ष, हलाक जन्म से 14 दिन, और यूपी टेट आने वाले समय में नवंबर दिसंबर हम लोग देखेंगे, वहाँ पढ़ेंगे कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष के समय को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और शैशवावस्था के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे कि अब पहले से भी आपको कई बार बताया गया कि शैशवावस्था को अंग्रेजी में हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। ये जो इन्फेंसी है ना, इसके विषय में कहते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? एक को कहते हैं इन और दूसरे को कहते हैं FARI। अब भाई जो अंग्रेजी वाले होंगे ना, जो आंग्ल भाषा वाले, उसको चाहे FARI फेरी पढ़ लें, चाहे पारी पढ़ लें, जो मन कहा वो पढ़ लें, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जानिए कि इन्फेंसी शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? इस इन का मतलब होता है नहीं। क्या अर्थ होता है? नहीं। अब आप मत प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें इनका मतलब नहीं होता है, वो नकारात्मक नहीं होता है, ठीक है। और जो FARI लिखा गया उसका मतलब तो बोलना, फेर के जो मतलब होता है उसको कहते हैं बोलना। इसका मतलब हम शैशवावस्था शब्दों के आधार पर देखें तो आप देखेंगे नहीं बोलना। परिभाषित करने के लिए कहा जाए तो आप कहेंगे कि शैशवावस्था वह समय काल होती है जहां बालक बोलने में असमर्थ रहता है। अब आप देखिए, कुछ देर पहले पढ़ा 0 से 2 वर्ष, 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष और जन्म से 14, 4 अवस्थाओं का विभाजन हम लोगों ने पढ़ा। अगर उसमें सबसे बेहतर कोई देखा जाए तो हरलाक महोदय कहते हैं, अभी अभी आप पढ़ा कि जन्म से लेकर 14 दिन का जो समय होता है उसी को हम कहते हैं शैशवावस्था कहते हैं। वही मात्र ऐसी अवस्था है जहां पर बालक कुछ भी नहीं बोलता है। 14 दिन से आगे बढ़ता है तब वह कुछ बोलने लग जाता है। हम लोग पढ़ते हैं कि 0 से 3, 0 से 6, 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था है। आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब हम कहते हैं कि 0 से 14 दिन में बालक कुछ भी नहीं बोलता है, अल्लाह के अनुसार सबसे सही है, तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं कि जन्म से लेकर 6 वर्ष के समय को शैशवावस्था कहता है? स्वाभाविक है प्रश्न उठना। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ शैशवावस्था को तब तक माना जाता है जब तक कि बालक धारा प्रवाह नहीं बोल पाता है, शब्दों का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाता है, एक सीक्वेंस में शब्दों को नहीं विस्तृत कर पाता है, तब तक क्या माना जाता है? शैशवावस्था माना जाता है। इसलिए अगर आप कोई पूछ ले कि जब बताओ भाई शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है, तो शैशवावस्था का अर्थ होता है कि वह अवस्था जहाँ तक बालक बोलने में असमर्थ रहता है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अगर कोई 14 वर्ष का बालक नहीं बोल पाता है तो अब भी वह शैशवावस्था में ही है। नहीं, वो 14 वर्ष का होने के बाद अगर नहीं बोल पाता है तो उसको आवश्यकता है, संभव है कि उसमें किसी प्रकार का वाणी दोष पाया जाए। आने वाले समय में हम लोग विशिष्ट बालकों का अध्ययन करेंगे, उसमें देखेंगे कि वाणी दोष से युक्त बालक कौन से होते हैं, जो तुतलाते हैं, हकलाते हैं, जिनमें स्पष्ट उच्चारण नहीं होता है। हम सबको वाणी दोष की स्थिति में देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम नहीं बोल पाते हैं तो उसको शैशवावस्था कहता है। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। शैशवावस्था की विशेषताओं की बात करेंगे। कभी कभी प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि शैशवावस्था की विशेषताएं बताइए, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि तीव्र शारीरिक विकास, नोट कीजिएगा, तीव्र शारीरिक विकास। जहाँ तक मुझे याद है और आप सब लोगों को याद होगा, दिसंबर में परीक्षा हुई थी, दिसंबर 2019 में सीटेट का, और प्रश्न पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। सीधा सीधा 1 नंबर का प्रश्न आपको बता रहा हूँ सीटेट का कि ये जो अवस्था है कौन सी? शैशवावस्था। यहाँ पे क्या होता है कि शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। नोट कीजिएगा, 2 बिंदु जुड़ा है। ये मैं गति की बात करूं, तीव्र क्या होगी? गति होगी। क्या होगी? गति सबसे तीव्र होगी किस अवस्था में? शैशवावस्था में। अगर आपसे ये पूछ ले कोई ना कि ये बताओ कि शारीरिक विकास अधिकतम किस अवस्था में होता है, किसी बालक का अधिकतम शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तब क्या बताएंगे? तब भी शैशवावस्था? तब नहीं। अगर देखिए गति पूछेगा तो गति तो शैशवावस्था में, लेकिन अगर पूछ लेगा कि अधिकतम किस अवस्था में होता है तो भाई चले जाना संघर्ष तनाव तूफान को फेस करने, पहुंच जा किशोरावस्था में। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बिंदु आप समझ रहे होंगे।
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ये आप समझ रहे होंगे कि विशेषताओं में देखा जाए तो शैशवावस्था वह अवस्था है जहाँ बालक के शारीरिक विकास की गति सर्वाधिक तेज, केवल स्पीड की बात कर रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक का अधिक विकास होता है शरीर का, तो किशोरावस्था में। एक छोटा सा उदाहरण स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 51 सेंटीमीटर जन्म के समय किसी बालक की लंबाई बताई जाती है। बालिका होगी तो थोड़ा सा उसमें अंतर पाया जाएगा। ध्यान दीजिए, जब वही बालक 6 वर्ष का हो जाता है उसकी लंबाई बढ़कर के 108 सेंटीमीटर हो जाती है। बालक का जब जन्म होता है तो लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है, और वही बालक जब बढ़ करके 6 वर्ष का हो जाता है उसकी लंबाई कितनी हो जाती है भाई? 108 सेंटीमीटर। वही बालक जब 12 वर्ष का हो जाता है, आप देखेंगे कि बालक 12 वर्ष का हो जाता है तो उसकी जो लंबाई है 138 सेंटीमीटर होती है। कितनी हो जाती है? 138 सेंटीमीटर। और यहाँ ध्यान दीजिए, 138 सेंटीमीटर तो होती है, अगर बालक होगा तो 138.5 और बालिका होगी तो 138 सेंटीमीटर। ये 12 वर्षों की स्थिति है। और आगे ना जाकर यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, स्टार्टिंग के 6 वर्ष में, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, जब मैंने साहब बताओ 51 सेंटीमीटर से बढ़ के 108 हुआ तो कितना सेंटीमीटर रहा 6 वर्ष में? आप लोगों को बता दें कि मैनेजर अब साथ में बैठे हुए हैं, बताओ जरा, 51 सेंटीमीटर से बढ़ के 108 हुआ कितना हुआ? 57 सेंटीमीटर। जरा देख लीजिए कितना सोच के और बड़े अंदाज में बोल रहे हैं। सोचा ही नहीं इसलिए है, ये नहीं कि नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे, इसलिए सोच के बोले हैं कि मेरी आवाज़ जो जाए ना बिल्कुल मधुर चली जाए, जिसके अमिट थाप सबके ऊपर पड़ जाए, इसलिए बोले कि काफ़ी दिनों से सुना नहीं आप लोगों ने इनको। मैनेजर साहब हैं, देखिए 51 सेंटीमीटर से 108 सेंटीमीटर, यानी कि स्टार्टिंग के 6 वर्ष में 57 सेंटीमीटर लंबाई इंक्रीज हुई। 108 सेंटीमीटर से 138 पहुंची, फिर अगले 6 सालों में यहाँ देखें 30 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई, और फिर अगले 6 वर्ष में देखेंगे तो लगभग और यही कोई 23 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई बढ़ती है। तो स्टार्टिंग के 6 वर्षों में 57 सेंटीमीटर जो लंबाई बढ़ती है, इसी आधार पे कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक का अधिकतम शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास गति जो है वो सबसे तेज होती है। अगर क्वेश्चन अधिकतम लगा देगा शब्द में और क्वेश्चन में अधिकतम शब्द लगा देगा तो आप कहेंगे किशोरावस्था में। ठीक है, अगला बिंदु नोट कीजिएगा। ये जो अवस्था होती है शैशवावस्था, इसकी विशेषताओं में कहते हैं कि बालकों का व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। हम कह लें कि इस अवस्था में इस बालकों के व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैशवावस्था में बालकों के व्यवहार, ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान दिए, शैशवावस्था में बालकों के व्यवहार, ये क्वेश्चन है, उसके बाद डॉट डॉट होता है। ये क्वेश्चन है आपका कि शैशवावस्था में बालकों का व्यवहार होता है। अब ए विकल्प देगा आपको कि संवेगात्मक होता है। ए विकल्प क्या देगा? कि संवेगात्मक होता है। दूसरा विकल्प क्या देगा? कि मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तीसरा विकल्प क्या देगा? कि ये जो होता है ये संज्ञानात्मक होता है। तीसरा विकल्प क्या देगा? संज्ञानात्मक देगा। और चौथा विकल्प आपका देगा, चौथा विकल्प जो आपको मिलेगा उसमें कहेगा कि ये अनुकरणीय होता है। 4 विकल्प देगा। थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, पूछ रहे हैं कि शैशवावस्था में बालकों के व्यवहार किस प्रकार होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बालकों का व्यवहार शैशवावस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। जो बिंदु मैंने यहाँ पर लिखा, क्या ये मूल प्रवृत्त्यात्मक है? क्या मूल प्रवृत्त्यात्मक? मूल का मतलब क्या? जड़। मूल का मतलब क्या? जड़। जो जड़ रूप में हमारे प्रवृत्ति में पाई जाए, या हम कह लें कि जन्म के साथ जो प्रवृत्ति हमारे अंदर पाई जाए उसी को हम क्या कहेंगे? मूल प्रवृत्ति कहेंगे। अब देखेंगे आगे पढ़ के कि मैक्डूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां 14 प्रकार की पाई जाती हैं हमारे अंदर। उन 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए संवेग भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो बालकों के व्यवहार होते हैं वह मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित होते हैं, यानी कि वह कुछ निर्धारित क्रियाकलापों के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर पाता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में जो बालक है वह कुछ निर्धारित
क्रियाकलापों के अतिरिक्त कुछ और नहीं कर पाता। जैसे बालक रोता है, हंसता है, खेलता है, खाता है इत्यादि गतिविधियां जो मूल प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई हैं केवल उन्हीं को कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त बालक कोई और गतिविधि नहीं कर पाता। और विशेषताओं की बात की जाए तो शैशवावस्था वह होती है जहां पर बालक के अंदर स्वप्रेम पाया जाता है। इसी इसको हम क्या कहते हैं, स्वप्रेम की अवस्था। स्व का मतलब क्या, अपना। आजकल लोग अपने को छोड़कर दूसरों से अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वो शैशवावस्था है जहां आप अपने आप से प्रेम करते हैं, स्व प्रेम करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं। इसका अध्ययन किसने किया? अब हाल फिलहाल में सिगमंड फ्रायड का जन्मदिन था। अगर आप हमारे चैनल के साथ, हमारे एकेडमी के साथ जुड़े थे तो हमने फ्रायड के जन्मदिन पर उनकी पूरी डिटेल आपके साथ साझा की थी कि फ्रायड ने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उसी में से एक कार्य था कि बालक में स्वप्रेम का अध्ययन किसने किया? सिगमंड फ्रायड ने किया था। वही सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि बालकों में स्वप्रेम पाया जाता है जिसको नर्सिसिज्म कहते हैं। अच्छा ये बताओ होता क्या है नर्सिसिज्म का मतलब? स्वप्रेम का मतलब कि दो बच्चे हैं आपके घर में ना, तो जो छोटा वाला है वो तो खैर ना समझ ही है, लेकिन जो बड़ा वाला है वो कभी भी छोटे वाले के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता है। अगर आप उस बच्चे के पापा हैं तो टाफी ले वो घर से, बाजार से टाफी ले वो, तो बड़ा वाला लड़का है ना ले लेगा और छोटे वाले को उसमें एक तिनका भी नहीं देगा, यदि कि वह उसी का भाई बहन है, लेकिन वह उसके साथ भी साझा नहीं करता है। उस बड़े वाले बालक को लगता है कि अगर माँ पापा हुए तो हमने ये तो हार नहीं हो सकते। उसको ये भी लगता है कि इस आसपास की जो सारी चीजें हैं वो केवल उसी बालक के लिए हैं जो उसका छोटा भाई बहन है, उसका उसमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं वह उसका स्वप्रेम है। केंद्र में कौन है? वो स्वयं को व्यक्त है। इसीलिए कहते हैं कि बालक शैशवावस्था में क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक किस अवस्था में आत्म केंद्रित होता है, तो बालक शैशवावस्था में आत्म केंद्रित होता है। ये भी आप नोट करते चलिएगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो शैशवावस्था की विशेषताओं में ही आप पढ़ेंगे। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सबसे प्रबल होती है, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो भाई वो शैशवावस्था है जहाँ बालक की काम प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है। इस काम प्रवृत्ति का अध्ययन भी सिगमंड फ्रायड ने किया और ये बताया कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबिडो कहते हैं, जो बालक बालिकाओं सब में पाई जाती है और शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है। इसी पे आधारित करके सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। प्रश्न बनता है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आप कहेंगे सिगमंड फ्रायड ने। किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने। क्या बताया? सिगमंड फ्रायड ये बताते हैं मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं होती हैं और वह 5 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाएं जो हैं वो शैशवावस्था के दौरान ही संपन्न होती हैं, जिसमें से एक होता है आपकी, खैर कोई बात नहीं, अब एक आगे नहीं संकेत मिला कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपके लिए एक होमवर्क देता हूं। आपको ये बताना है कि 5 मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जो शैशवावस्था में पाई जाती हैं। उन्हीं दोनों अवस्थाओं का आपको नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है और जो लोग सही जवाब देंगे उनके नाम को मैं अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए आप कि हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका आभार, और नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए, बहुत बहुत आभार, और दूसरों लोगों से भी करवाइए। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और दूसरों को बताते रहें।